नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जानेंगे पेस्ट ट्रायंगल के बारे में। पेस्ट ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पेस्ट किसे कहते हैं। फसल पर आने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जिसे हम लोग डिसीजेस कहते हैं, इंसेक्ट्स यानी कीटक, खरपतवार यानी वीड्स, इन चीजों को पेस्ट कहते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर होती है और फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। किसी भी फसल पर पेस्ट का इंसिडेंस होना या फिर पेस्ट का अटैक होना, ये किन परिस्थितियों में संभव है, ये यदि हम लोग जान पाए तो प्लांट प्रोटेक्शन में होने वाला जो भी खर्चा है वो खर्चे में हम लोग कुछ कमी कर सकते हैं। आज हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप अभी देख सकते हो, आपके सामने ये एक त्रिकोण है। ये त्रिकोण पूरा तभी बन पाएगा जब इसके तीनों साइड्स, तीनों एंगल एक साथ जुड़ जाएंगे, और ये पूरा भी तभी बन पाएगा। एनवायरमेंट ये पेस्ट ट्रायंगल का एक साइड है, दूसरी होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट मतलब जो फसल हम लोगों ने बोई है वो फसल, और जब खेत में यदि फसल नहीं है तो किसी अन्य वनस्पतियों पे वो कीट या फिर वो रोग अपनी जीविका पूरी करता है, उसे अल्टरनेट होस्ट कह सकते हैं। तो ये अल्टरनेट होस्ट और होस्ट प्लांट, इनकी मौजूदगी में पेस्ट का अटैक होता है। तो जहां पर पेस्ट है, एनवायरमेंट है और होस्ट प्लांट है, ये तीनों चीजें यदि साध्य हो जाती है तो फसल के ऊपर हम लोग डिसीजेस, इंसेक्ट या फिर वीड्स का अटैक पा सकते हैं। होस्ट प्लांट जो फसल हमने खेत में बोई है, और अल्टरनेट होस्ट फसल के अलावा जिन वनस्पतियों पे या फिर पौधों पे कीटक हो या डिसीज हो अपनी जीविका करता है। इस ट्रायंगल में से ये एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग यदि रेजिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किसी कीट या डिसीज के खिलाफ रेजिस्टेंट है, उस वैरायटी के ऊपर उसका प्रकोप कम मात्रा में पाया जाता है, तो हम लोग पेस्ट, एनवायरमेंट और होस्ट प्लांट, ये तीन चीजों में से एक चीज कंट्रोल करते हैं और वो काफी हद तक पेस्ट के ट्रायंगल को पूरा होने से रोकती है। इसका मतलब यह है कि डिसीज का, पेस्ट का अटैक कम होने वाला है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक बेस्ट एग्जांपल है जो किसी कीटक या फिर किसी डिसीज के खिलाफ रेजिस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंट वैरायटी अगर इस्तेमाल की गई है तो काफी हद तक रोगों और कीटकों के प्रकोप से बचा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है करेक्ट सीजन। सही सीजन में सही फसल का चुनाव करके उसकी बुआई करना, यह बहुत जरूरी है। यह दो पैमाने में फायदेमंद रहता है। एक तो सही सीजन में अगर सही फसल बोई गई है तो उससे मिलने वाली जो उपज है वो नेचुरली ज्यादा रहती है। दूसरा, सही सीजन में सही फसल बोने से डिसीज और पेस्ट का अटैक भी कम पाया जाता है। तो जाहिर है कि खर्चे में भी
कमी आएगी। प्लांट स्पेसिंग ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दो पौधों में और दो लाइंस में सही डिस्टेंस मेंटेन करके एक उचित और पर्याप्त प्लांट पॉपुलेशन खेत में मेंटेन की गई है तो खेत में हवा का जो बहाव है वो काफी फ्री रहता है, वहां पे नमी ज्यादा पैदा नहीं होती है। जो भी छिड़काव हम लोग करते हैं वो सही तरीके से पत्तों के ऊपर गिरता है। हार्वेस्टिंग के समय फसल को कम से कम नुकसान पहुंचता है, जैसे डालियां टूटना है या फिर पत्ते टूट जाना है, कुछ फल छूट जाते हैं जो पके हुए हैं या फिर तैयार हुए हैं लेकिन हार्वेस्टिंग नहीं हो पाए, ऐसा नहीं हो पाता है। प्लांट स्पेसिंग बहुत हद तक डिसीज कंट्रोल में मदद करता है। कई बार देखा जाता है कि ज्यादा उपज के एवज में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखी जाए, तो ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखने से ये भी एक समस्या रहती है कि उस फसल में ज्यादा मात्रा में डिसीज और पेस्ट का अटैक रहता है। तो किसान भाइयों, हमें इस बारे में एक आर्थिक गणित बिठाना पड़ेगा कि कितना प्लांट पॉपुलेशन होने से फसल की उपज भी अच्छी मिलती है और प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर खर्चा भी कम होता है। चौथी चीज है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट विल्टिंग की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो पौधे मरते हैं बैक्टीरियल या फंगल विल्ट से, तो विल्टिंग में वाटर मैनेजमेंट ऐसा कह सकते हैं कि 90-95% तक काम करता है कि फसल के ऊपर विल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। सही अगर वाटर मैनेजमेंट है तो विल्ट आने को काफी हद तक रोका जा सकता है। हम लोग कई बार फसल को या तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी देते हैं या फिर काफी कम मात्रा में पानी जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में फसल के ऊपर विल्टिंग का आना बिल्कुल लाजमी है और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। मल्चिंग पेपर के बारे में ये चीजें काफी हद तक सामने आती है। गर्मी के समय में जो फसल बोई जाती है उसको फायदेमंद रहता है मल्चिंग पेपर यूज करना, कम पानी में भी फसल अच्छी निकल जाती है। लेकिन वो फसल यदि पूरा मानसून का सीजन भी कंटिन्यू करने वाली है तो ऐसी फसल में मानसून के समय में गर्मियों में जो चीज इंपॉर्टेंट थी कि पानी का इवेपोरेशन कम हो, वो मानसून के दिनों में, बारिश के दिनों में तकलीफदेह साबित होती है। पानी मिट्टी में जमा हुआ रहता है और फिर जड़ों का गलना या फिर विल्टिंग, ये सारी चीजें फिर सामने आती है। ज्यादा पानी देने से यह भी जाहिर है कि फसल की ग्रोथ थोड़ा फास्ट होती है, मतलब जरूरत से थोड़ा ज्यादा अगर पानी दिया जाता है तो जाहिर है कि फसल की ग्रोथ फास्ट होती है। और जो भी हम लोग कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड यूज करते हैं वो नए शूट्स, नए पत्ते, नए फूल, नए फलों के ऊपर जो भी इंसेक्ट या फिर डिसीज अटैक करने वाला है उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं। पांचवी चीज है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट डिसीज और पेस्ट कंट्रोल करने के हिसाब से जब हम लोग सोचते हैं तो नाइट्रोजन, नाइट्रेट, अमोनिकल फॉर्म, ये सब चीजें सबसे पहले दिमाग में आती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर ऑर्गेनिक फॉर्मेट में कुछ फर्टिलाइजर फसल को दी गई है और उसे
जो भी रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल कम मात्रा में या फिर ज़रूरत पड़ने पर ही किया जा रहा है, वहां पर डिसीज और पेस्ट का अटैक कम रहता है। दूसरी तरफ ऐसा भी देखा गया है कि कई जगहों पे फसल को सिर्फ पानी कभी पिलाया ही नहीं जाता, उस पानी के अंदर कुछ ना कुछ डाल के ही फसल को दिया जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर अन्य कोई चीज हो। तो फर्टिलाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से जो हमारा उद्देश्य रहता है कि फसल जल्दी बड़ी हो, उसके फल अच्छे बने, जल्दी बने, बढ़िया क्वालिटी के बने, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसा सोचना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत रिपीटेडली होता रहता है तो फसल की नई ग्रोथ भी उतनी फास्ट ही आती है। और अभी हम लोगों ने ये बारे में बात की कि जो भी कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज कर रहे हैं वो नई ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नाम में ही है कि वो कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड या फिर कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स है। नया शूट निकल आता है, नए पत्ते निकल आते हैं, नए फूल निकल आते हैं, नए फल निकल आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड या फिर कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड काम नहीं कर सकता है। और ये जो नई ग्रोथ आती है ये काफी लश ग्रीन, काफी आकर्षित करने वाली रहती है, जो कीटकों और रोगों को एक तरह का न्योता ही भेजती है। तो सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना और केवल नाइट्रोजन, नाइट्रेट फॉर्म वाला नाइट्रोजन या फिर अमोनिकल फॉर्म वाला नाइट्रोजन, इसके थोड़ा आगे सोच के हम लोगों को एक बैलेंस न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सही तरीके से काम करेगा। ज्यादा उपज पाने के एवज में ज्यादा फर्टिलाइजर, और ज्यादा फर्टिलाइजर की वजह से यदि ज्यादा इंसेक्ट और डिसीज कंट्रोल के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है जिसमें एनवायरनमेंट का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो ये चीज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा कंट्रोल करने से खर्चे में भी कमी आएगी और जो उपज मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी और वो बेच के जो मुनाफा होगा वो भी बढ़ेगा। इसके बाद इस ट्रायंगल की दूसरी जो साइड है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, वातावरण, क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी नई तकनीक काफी अच्छी आई है सामने, जिसको देख के हम लोग ये जान सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है, आने वाले दिनों में तापमान कितना रहने वाला है, आने वाले दिनों में नमी कितनी रहने वाली है, जो हवा बह रही है वो कौन सी दिशा में कौन सी स्पीड से बह रही है, ऐसा कितने दिनों तक बहेगी। ये सारी चीजें हम लोग आज तकनीक की वजह से जान सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल ऐप आज अवेलेबल है, बहुत सारे लोग हैं जो वेदर का बिल्कुल सटीक फोरकास्ट करने में कामयाब हुए हैं, और कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेतों में ही वेदर स्टेशन लगा हुआ है जो उनको बताते हैं कि कितना बारिश हुआ या फिर कितनी नमी है, कितना टेम्परेचर रहा, विंड डायरेक्शन क्या रही। तो ये चीजें जब हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग प्रोएक्टिवली कुछ कदम उठा सकते हैं। मान के चलो यदि बारिश होने की संभावना है तो हम लोग फंजीसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे डिले कर सकते हैं या फिर उसे टाल भी सकते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है ये हम लोग जानते हैं, तो हम लोग कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी अन्य फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से डिसीज के इन्फेक्शन को रोका जा सके, उसको थामा जा सके।
टेम्परेचर हमको यदि पता है कि किसी डिसीज के ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही उच्चतम लिमिट है और वो परिसीमा पार करके यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि नेचुरल कंडीशन की वजह से ही डिसीज रुक जाए। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिसका दामन पकड़ के हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन की जो डगर है उसको हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। तीसरी चीज है पेस्ट, जिसकी वजह से ये सब चीजें चल रही है, उसको ही कंट्रोल करना है। तो उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा जानकारी रहना कभी भी अच्छा होने वाला है। पेस्ट जिसमें डिसीजेज हैं, इंसेक्ट हैं और वीड्स हैं, इसका इनोकुलम यदि खेत में पहले से है, मान के चलो मिर्च का कल्टीवेशन हुआ है, उसके बाद में चना लगा है और उसके बाद में तरबूज लगाया जा रहा है, तो यह बात बिल्कुल जाहिर है कि मिर्च के ऊपर विल्टिंग का यदि प्रकोप हो चुका है तो वो चने के ऊपर भी थोड़ी बहुत मात्रा में दिखेगा। और उसके बाद में जो तरबूज की फसल आने वाली है उसके ऊपर भी शायद उसका थोड़ा ज्यादा ही प्रकोप दिखाई दे। तो ये जो इनोकुलम कहते हैं, ये यदि फसल जहां पे बोई जाने वाली है उस खेत में मौजूद है या फिर वो वहां पे मौजूद हो, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, अल्टरनेट होस्ट का अवेलेबिलिटी है, कंटिन्यू एक ही फैमिली की फसल चल रही है, या फिर ऐसी कुछ फसलें चल रही हैं जो एक ही प्रकार के रोग को सपोर्ट करती हैं, या फिर एक ही प्रकार का रोग उन फसलों के ऊपर पाया जाता है, तो ये इनोकुलम खेत में है, ये बात अगर हमें पता है तो हम लोग शुरुआत से ही उस इनोकुलम को खत्म करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सर्कुलेटिंग पॉपुलेशन ये एक ऐसी चीज है कि मान के चलो एफिड्स का अटैक हुआ है या फिर रेड माइट्स का अटैक है और हम लोग लगातार स्प्रे कर रहे हैं, बहुत सारी सावधानी भी बरती जा रही है, इंसेक्टिसाइड का ग्रुप बदल के स्प्रे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ पॉपुलेशन ऐसी रहती है कीटकों की या फिर डिसीजेज में भी ये पाया जाता है जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड को अपना दुश्मन न मानते हुए दोस्त मान लेती है और उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेती है कि भाई इसके साथ ही जीना है तो अपने में ये बदलाव कर लो। तो ये जो रेजिस्टेंट पॉपुलेशन है वो खेत में यदि ज्यादा मात्रा में है तो डिसीज और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जाहिर है ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा खर्चा होने वाला है। डिसीज और इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है ये पता होना चाहिए। इंसेक्ट यदि है तो उसका अंडी का अवस्था कब है, लार्वल स्टेज कब है, अडल्ट स्टेज कब है और प्यूपा स्टेज, कोश स्टेज कब है, ये उसका पूरा लाइफ साइकिल पता होना जरूरी है। यदि डिसीज है तो उसका प्राइमरी इंफेक्शन होने के बाद में सेकेंडरी इंफेक्शन होने के लिए जो स्पोर्स बनने वाले हैं वो कितने दिनों में, कितने समय में बनते हैं, कितनी मात्रा में बनते हैं और वो बनने के बाद इंफेक्शन दोबारा होने के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है, ये चीजें मालूम होना जरूरी है। ये चीजें यदि हम लोग जान पाते हैं तो शुरुआत से ही हम लोग डिसीज और इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। हम लोगों ने होस्ट प्लांट, एनवायरनमेंट और पेस्ट के बारे में जाना, उनके बारे में ये समझने की कोशिश की कि कौन सी चीजें जानने से हम लोग अपने प्लांट प्रोटेक्शन का जो भी कैलेंडर है फसल का उसमें उचित बदलाव कर सकते हैं।
आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।